Hello students, welcome to MEC, Meta Education Channel, where you can change the way of your learning and understand. तो बच्चों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो बच्चों क्या बताता है, अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करें तो उससे हमें क्या पता चलेगा। देखो उसके लिए सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स इस तरफ लग रही है F1, एक फोर्स इस पे इस तरफ लग रही है एंगल पे F2, इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। तो इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 एंड एक F2, और अगर मैंने टोटल फोर्स निकालनी तो वो क्या होएगा, इन दोनों का एडिशन, जिसको हम बच्चे बोलेंगे रिजल्टेंट। एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट हमें क्या बताएगा, रिजल्टेंट हमें बताएगा इन दोनों फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमें क्या बताता है, कंबाइंड इफेक्ट। तो अगर आप किसी भी वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, उसका मतलब आप उनका कंबाइंड इफेक्ट निकाल रहे हो। और निकालोगे कैसे, उनको ऐड करना। और ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि वेक्टर्स को ऐड करना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करते समय हमें डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ता है। ये बोला था ना मैंने पिछली वीडियो में कि अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में पैरेलल लग रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, नेट या टोटल या रिजल्टेंट, कुछ भी लिख सकते हो आप। रिजल्टेंट को कैपिटल आर से शो करते हैं वेक्टर। तो एफ नेट कैसे आएगा, इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो इनका जो रिजल्टेंट निकलता या नेट निकलता वो हम कैसे निकालते थे, दोनों को माइनस करके। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए यू हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आल्सो। हमें सेम डायरेक्शन का पता है, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन का पता था, हमें एंगल्स के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता कि हाउ विल ऐड टू वेक्टर्स इफ दे आर इंक्लाइंड एट एनी एंगल थीटा। ठीक है, तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके लिए हमारे पास तीन लॉ हैं, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ और एक है हमारा पॉलीगन लॉ। ये तीन लॉ हमें बताएंगे कि हाउ विल ऐड टू और मोर वेक्टर्स जो किसी एंगल पे लगेंगे। और बताता क्या है, दो वेक्टर का एडिशन हमेशा क्या बताएगा आपको, रिजल्टेंट। ठीक है, कि उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा पहला लॉ जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। So this is the statement of triangle law of vector addition. According to this law, if two vectors A and B are completely represented by two sides of triangle taken in same order, इस चीज का ध्यान रखना, taken in same order क्या मतलब है इसका, कि अगर मैं कोई दो वेक्टर्स A वेक्टर और B वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दूं ट्रायंगल की टू साइड से, टेकन इन अ सेम ऑर्डर मतलब एक ही डायरेक्शन में चले वो। अब इसको यहां पे देखो, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स पे अगर मैं शिफ्टिंग का कंसेप्ट लगाऊं तो इसको मैं शिफ्ट करके यहां लेके आ सकता हूं और इसको शिफ्ट करके ऊपर लेके आ सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, दिस कैन बी चेंज टू दिस। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया ना। देखो इसको मैंने थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, नीचे वाले को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है। तो शिफ्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह बन गई। तो ये ट्रायंगल की टू साइड्स हो गई, एक साइड ये हो गई ट्रायंगल की, एक साइड ये हो गई ट्रायंगल की। सेम ऑर्डर का मतलब क्या, देखो ये भी इस तरफ जा रहा है और वो भी वहां से उसी तरफ जा रहा है, मतलब एक का हेड दूसरे की वहां से टेल एक ही तरफ जाए। ये ना हो कि ये भी इधर आता और वो भी इधर आता, फिर वो ऑपोजिट ऑर्डर होते। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। सेम ऑर्डर का मतलब एक ही तरफ से जा रहे हैं, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की साइड से डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड के साथ, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब उन दोनों का जो एडिशन करके आएगा आंसर, वो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल से। मतलब ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, थर्ड साइड क्या होगी, इनको ज्वाइन कर दूं। दिस इज थर्ड साइड ना। उसके बाद देखो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब जो रिजल्टेंट होगा
एक तो वो रिप्रेजेंट होगा थर्ड साइड से, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जितनी इस साइड का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन लेनी है ऑपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है ये ऐसे चल के वापिस आता, ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब ये इधर से जा रहे हैं और ये इधर से। सो दिस इज योर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, कि अगर दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तीसरी साइड जो है वो रिजल्टेंट देगी, और रिजल्टेंट का जो हमारी डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगी बाकी दो वेक्टर्स। ठीक है, तो ये है ट्रायंगल लॉ। अब हम इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला निकालेंगे और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल पेपर में आ रहे हैं तो हम ट्रायंगल तो बनाएंगे नहीं ना, वी नीड अ फॉर्मूला जहां पे हम वैल्यूज फिल करें और मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू भी पता लग जाए, मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पता लग जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट काम वही है, हम करेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। तो हियर अगेन वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है ये पी क्यू साइड, तो इसका मतलब पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, है ना, क्योंकि पी क्यू की डायरेक्शन भी है। और अगर मैं सिर्फ वैल्यू की बात करूं कि भी ए वेक्टर की वैल्यू कहां से पता चलेगी, तो वो पता चलेगी पी क्यू की लेंथ से। देखो इनमें क्या डिफरेंस है, पी क्यू वेक्टर डाला तो इसका मतलब ये एरो भी साथ में कंसीडर हो रहा है कि पी से क्यू, जो ए वेक्टर कंप्लीट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन एज वेल एज कितनी उसकी वैल्यू। और अगर मुझे सिर्फ बात करनी है कि भी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि हमें सिर्फ ये लेंथ देखनी है, जितनी लेंथ होगी उतनी इसकी क्या होगी, वैल्यू। तो यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए यू जस्ट नीड द लेंथ ऑफ साइड। सिमिलरली क्यू आर वेक्टर जो है वो कंप्लीट बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें कि कितनी वैल्यू है बी वेक्टर की, वो उसकी लेंथ। सिमिलरली अगर बात करें पी आर, यहां पे लिख देता हूं, पी आर वेक्टर वो हमें बता रहा है रिजल्टेंट, कि पी से आर रिजल्टेंट की डायरेक्शन है कंप्लीटली। साइड लेंथ जो है वो उसकी वैल्यू होगी आर की, और डायरेक्शन पी से आर। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो पी आर की लेंथ होगी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला निकालना है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, क्योंकि वेक्टर है रिजल्टेंट भी, तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम निकालने लगे मैग्नीट्यूड आर। तो उसके लिए देखो हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पे मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री का, इसको नाम दे दिया मैंने एन। अब देखो पी क्यू और क्यू आर में लेट, यहां पे लिख देते हैं लेट ए एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। किसी एंगल पे इंक्लाइंड होंगे ना, तो कहां पे होगा ए और बी का एंगल। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने कि भी ए और बी वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर में एंगल देखना है तो या तो हेड टू हेड देखो या टेल टू टेल देखो। तो ये ए है, ये बी है ना, ए का हेड है, बी का टेल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। आगे शिफ्ट करके दोनों की टेल और टेल कंबाइन हो जाएगी ना। जब आप इस पी क्यू को आगे यहां पे शिफ्ट करोगे इस तरह, ये मैंने इस तरह शिफ्ट कर दिया, क्यू यहां पे आ गया, पी यहां पे आ गया, तो इनके बीच में अब जो ये एंगल होगा, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ना। तो इसलिए एंगल जो दोनों वेक्टर के बीच में लेना है आपने, वो इस तरफ लेना है, ठीक है, मेक श्योर। तो वो हमें प्रोवाइड है, गिवन है कि भी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब आपने निकालना है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता क्या रहा है हमें, ये पी आर साइड की लेंथ। तो इनडायरेक्टली पी आर साइड की लेंथ निकालनी है। उसके लिए देखो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, पी आर एन ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकल जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है ना पी आर। बट उसके लिए हमें वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी इस परपेंडिकुलर की, आर एन की, और बेस में पूरा आएगा, पी से लेके एन तक बेस होगा। आधा बेस हमें पता है कि इतना यहां से लेके यहां तक ए है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है ए, पर क्यू एन ये तो पता नहीं।
तो पहला काम है कि आर एन और क्यू एन की वैल्यूज को फाइंड करो। तो उसके लिए देखो मैंने उठाया इन ट्राइंगल क्यू आर एन, यहां पे एंगल साइन थीटा है। अगर मैं थीटा को साइन थीटा ले लूं तो हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसके इक्वल होता है। अब परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, आर एन के, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो यहां से आर एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्यू आर साइन थीटा। और क्यू आर किसके इक्वल था, क्यू आर हमें बता रहा है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा बी साइन थीटा। मैंने वेक्टर क्यों नहीं लिया बी के ऊपर, क्योंकि क्यू आर जो है वो उसकी लेंथ हमें सिर्फ बी का मैग्नीट्यूड बताता है ना, तो इसलिए यहां पे मैंने बी लिख दिया। उसके बाद ऐसे ही देखो परपेंडिकुलर निकल गया। अब अगली बारी है ये क्यू एन निकालने की, तो फिर से यही ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल क्यू आर एन। बेस के लिए हमारे पास मैं कॉस थीटा ले लेता हूं। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा, बेस इज योर क्यू एन, हाइपोटेन्यूज इज अगेन योर क्यू आर। यहां से क्यू एन किसके इक्वल आ गया, क्यू आर कॉस थीटा, एंड क्यू आर इज योर बी कॉस थीटा। तो यहां से मुझे आर एन की वैल्यू भी पता लग गई और क्यू एन की वैल्यू भी पता लग गई। ठीक है, उसके बाद देखो अब पाइथागोरस लगा देते हैं। हमें पी आर की वैल्यू चाहिए ना, तो मैंने बड़ा ट्रायंगल उठाया आप, इन ट्रायंगल पी आर एन। पी आर एन में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आ गया। अब वैल्यूज को फिल करते हैं। पी आर किसके इक्वल था, पी आर हमें बताता है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन किसके इक्वल है, यहां पे आर एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस पी एन। पी एन किसके इक्वल होगा, पी क्यू प्लस क्यू एन। तो पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू एन इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो यहां पे आ गया स्क्वायर। अब यहां पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर लगेगी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ए स्क्वायर आगे आ गया, इस टर्म और इस टर्म में से देखो बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर कॉमन अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो गया 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि हमें पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये आ गया आर स्क्वायर। तो यहां से रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो कभी भी आपने दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है कि भी उसकी कितनी वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है हमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कि भी उन दोनों को ऐड करके उनका टोटल वैल्यू कितनी आएगी, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर दोगे। हमें नहीं अब जरूरत कि भी वो सेम लाइन में ऑपोजिट लाइन में उनमें 30 एंगल है 45 एंगल है, यू जस्ट नीड टू नो दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद कर लो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा होगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो इस फॉर्मूले को लगाओ एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अब क्योंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वी नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आल्सो। तो अगला काम है अब हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करना। अब डायरेक्शन के लिए देखो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन के लिए मैं इसकी डायरेक्शन अब एंगल्स में बताऊंगा कि भी हमारा रिजल्टेंट इस वेक्टर से इतने एंगल पे लग रहा है, तो एंगल पता होगा तो डायरेक्शन पता लग ही जाएगी। अगर मैं बस बोल दूं कि भी मेरा रिजल्टेंट ये ए वेक्टर से बीटा एंगल पे लग रहा है और बीटा की वैल्यू दे दूं 30 45, तो आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी ना कि अगर ये ए है इस तरह तो इससे 30 डिग्री या 45 डिग्री ऐसे हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ऐसे लग रहा है। तो एंगल से भी हमें पता लग जाएगा ना कि डायरेक्शन क्या है। तो यहां पे हम एंगल्स को यूज करेंगे। तो एंगल के लिए देखो मैंने फिर से वही ट्राइंगल पी आर एन निकाला
और इसमें टैन बीटा, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर इज आर एन, बेस इज योर पी एन, जिसको हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एन ना, पी क्यू प्लस क्यू एन। तो आर एन किसके इक्वल है, आर एन इज बी साइन थीटा ओवर पी क्यू इज ए प्लस क्यू एन कितना है हमारा, बी कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे डायरेक्शन बताने के लिए कि भी जो रिजल्टेंट है, साथ में हम लिख देंगे ऐसे कि लेट रिजल्टेंट मेक्स एंगल बीटा विथ ए वेक्टर, ताकि ये जो बीटा निकले आपको पता लग जाए कि भी रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर से बीटा एंगल है। ठीक है, सो दिस इज द एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइंगल्स लॉ। ठीक है, कि आप फॉर्मूले से बता सकते हो कितना मैग्नीट्यूड है और इस फॉर्मूले से बता सकते हो कि वो कितने एंगल पे लगे। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट लॉ की, विच इज पैरेललोग्राम लॉ, और बिल्कुल बच्चे आइडेंटिकल है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में डिफरेंस है, प्रूफ जो उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट है बिल्कुल सेम, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है इसका। ठीक है, तो फटाफट अब पैरेललोग्राम लॉ करते हैं, उसके बाद कुछ केसेस करेंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। सो दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ। व्हाट इट स्टेट्स, if two vectors a and b are completely represented by two adjacent sides of parallelogram drawn from a common point, कि अगर आप किसी दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दो, लाइक दिस, ये दो वेक्टर है, सिमिलरली जैसे ट्रायंगल लॉ में था, उसमें हमने इसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर दिया था। अब अगर मैं इसको शिफ्ट करके, देखो ये ए वेक्टर, वही इसको इधर शिफ्ट किया, इसको ऊपर शिफ्ट किया, तो ये बन गया मेरा बी वेक्टर, इस तरह ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब देखो इससे मैं कंप्लीट करूंगा पैरेललोग्राम, इसको ये पैरेलली इधर से ये देखो बिल्कुल पैरेलल, और इधर से ये साइड बिल्कुल पैरेलल, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। तो मैंने दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, और दोनों जो है एक ही पॉइंट से क्या हो रहे हैं, ड्रॉ हो रहे हैं। तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो डायगोनल है बीच वाला, यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो है, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा हमें रिजल्टेंट। डायरेक्शन कंप्लीटली का मतलब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, मतलब इस डायगोनल की जितनी लेंथ होगी उतना रिजल्टेंट की वैल्यू होगी, और डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो अगर दो वेक्टर इस तरह एंगल में लग रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में, इनके बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में कहीं पे होगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, तो दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ। पिछले में था दो ट्रायंगल की साइड, तीसरी साइड रिजल्टेंट बताएगी, यहां पे था दो पैरेललोग्राम की साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, और उनका डायगोनल बताएगा हमें रिजल्ट। अब हम इसका भी एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि फॉर्मूला, और फॉर्मूला बच्चों बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम, डेरिवेशन भी बिल्कुल सेम। तो करते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट। सो यहां पे हमारे पास देखो एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। देखो दोनों की टेल एंड टेल अटैच है ना, तो दोनों के बीच का एंगल जो है हमारा वो है थीटा, और ये जो डायगोनल रेड कलर का ये बता रहा है हमें रिजल्टेंट। तो हमने फॉर्मूला निकालना है इस रिजल्टेंट के पहले मैग्नीट्यूड का। उसके लिए देखो ये पी एस, वही अगेन पी एस साइड जो अगर मैं वेक्टर में लिखूं तो वो मुझे बताएगा ए वेक्टर कंप्लीटली, है ना, पी से एस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो मुझे इस साइड की लेंथ बताएगी ए। सिमिलरली देखो क्यूपी वेक्टर जो है, अगर मैं वेक्टर लूं तो वो मुझे बताएगा कंप्लीट बी वेक्टर, और अगर मैं सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की बात बताऊं तो वो क्या होगी, सिर्फ इसकी एज साइड लेंथ। ऐसे ही हमारा जो पी आर है, पी आर वेक्टर इज इक्वल टू योर रिजल्टेंट वेक्टर, और पी आर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है,
मतलब वही, अगर आप साइड को एज अ वेक्टर ले रहे हो तो कंप्लीट वेक्टर, और अगर साइड की सिर्फ लेंथ ले रहे हो तो वो हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये बी वेक्टर को मैं यहां पे ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। पी क्यू एंड एस आर साइड्स जो है पैरेललोग्राम में वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती है ना, तो मैं इस वेक्टर को, पी क्यू वेक्टर को यहां पे शिफ्ट नहीं कर सकता। हमने पढ़ा है कि बी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। इसका मतलब अगर ये बी वेक्टर है तो यहां से लेके यहां तक ये भी कितना होगा, बी वेक्टर। दिस इंप्लाइज कि एस आर वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर विच इज इक्वल टू बी वेक्टर, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड वी नो दैट कि हम पैरेलली वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो एस आर इज इक्वल टू बी वेक्टर और एस आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, मतलब एस आर की जो साइड लेंथ होगी वो हमें बी का मैग्नीट्यूड बताएगा। तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर, तो ये कुछ ट्रायंगल लॉ नहीं बन गया? एक साइड ट्रायंगल की, दूसरी साइड ट्रायंगल की, तीसरी साइड ट्रायंगल की, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, उनका रिजल्टेंट क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो पैरेललोग्राम लॉ में ही ट्रायंगल लॉ आ गया। तो डेरिवेशन तो वही होगी, पहले यहां से आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एन, अब इन दोनों में एंगल थीटा है तो ये पैरेलली शिफ्ट हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल यहां पे कितना होगा, थीटा। वही अब आप रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम जैसे पीछे किया। सबसे पहले आप, अगर आपने रिजल्टेंट निकालना है, टेंट ऑफ सॉरी अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो उसके लिए वही सेम पी आर एन ट्रायंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पी एन नहीं है हमारे पास, एस एन नहीं है हमारे पास, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि हम ट्रायंगल छोटा वाला कंसीडर करेंगे पहले, वहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू आर एन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एस आर। यहां से आर एन किसके इक्वल आ गया, एस आर साइन थीटा के, और एस आर किसके इक्वल आ गया हमारा, बी के। तो आर एन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली फास्ट फॉरवर्ड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से बेस कितना आ गया, आर एस कॉस थीटा विच इज योर बी कॉस थीटा। वही सारा काम जो अभी करके आए हो आप। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाई इन ट्रायंगल पी आर एन पे, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। जिसको ये समझ आ गया था पिछले में वो स्किप कर सकता है यहां से, ठीक है। तो यहां पे मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं मैं भी, ये आर का स्क्वायर हो गया और आर एन किसके इक्वल था हमारा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, और पी एन किसके इक्वल है हमारा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी लगाओगे, यहाँ पे तो आ गया बी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ये इनमें से बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो रिजल्टेंट इज योर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो सेम आंसर ट्रायंगल में भी और सेम आंसर पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो दो लॉज दिए हैं बस, जिनका जो हमारा फॉर्मूला है वो सेम आएगा। एक ने ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करने को बोला और एक ने पैरेललोग्राम में। और ये थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट है एनालिटिक, और ये थोड़ा सा लॉ हमें ना इजी टू यूज है, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि अगर दो वेक्टर ऐसे लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच में कहीं पे होगा। तो हम आगे जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें इस अप्रोच को यूज करेंगे, और फॉर्मूला तो सेम ही है दोनों। फिर वही अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए वही सेम ट्रायंगल उठाया, पी आर एन tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर एन ओवर बेस पी एन। आर एन इज योर
बी साइन थीटा एंड पी एन इज योर ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, और बीटा एंगल किसके साथ बनाया हमने यहाँ पे, ए के साथ। तो लिखना जरूर है कि रिजल्ट डायरेक्शन के लिए लेट आर वेक्टर मेक्स एंगल बीटा विद ए वेक्टर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा डायरेक्शन के लिए, दिस। ठीक है, तो मेक श्योर ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम कुछ स्पेशल केसेस की। ठीक है, तो स्पेशल केस में तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और डायरेक्शन के लिए देखो, डायरेक्शन के लिए बच्चों एक ट्रिक आपको सिखाता हूं मैं। अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट होगा वो इनके डायगोनल, मतलब यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा ना, ऐसे है ना। दो वेक्टर्स हैं, उनका डायगोनल कहीं बीच में से निकलेगा। अब ये इक्वली बीच में से निकलेगा, मतलब ये सेम एंगल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो बीच में निकलेगा ये पता है। अब अगर आप एंगल रिजल्टेंट का ए के साथ कंसीडर कर रहे हो, यहां पे मैंने बीटा एंगल ए के साथ कंसीडर किया, तो आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे, tan बीटा इज इक्वल टू, एक ट्रिक है सिर्फ, आपने एंगल बनाया ए के साथ, तो ए को फ्री छोड़ दो, जिसके साथ एंगल बनाया है उसको छोड़ दो फ्री। बीटा एंगल आर ने ए के साथ बनाया, इसको छोड़ दो फ्री, ऊपर बी आएगा। टैन मैथ्स में क्या होता है, साइन बाय कॉस ना, तो एक ट्रिक कैसे, तो ऊपर साइन आएगा, नीचे बी के साथ कॉस आएगा। एंगल कौन सा लोगे आप अब, इनके साइन और कॉस के, बी और ए के बीच वाला, यहां पे साइन थीटा, यहां पे कॉस थीटा, प्लस जो फ्री छोड़ा था उसको नीचे, ये आ गया हमारा टैन बीटा। यहां पे क्या है, आर मेक्स एंगल बीटा विद ए। वहीं अगर बच्चे एंगल को मैं ऐसे बोल दूं कि भी इस केस में जो एंगल है हमारा, ये ए ये बी, इनके बीच में एंगल थीटा। अब जो रिजल्टेंट ने एंगल बनाया, यहां पे रिजल्टेंट होगा, वो किसके साथ बनाया है, बी वेक्टर के साथ। पहले ए के साथ बनाया था, अब बी के साथ बनाया, तो अब टैन बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही यही सेम ट्रिक यूज करो कि भी एंगल बी के साथ बनाया, बी को फ्री छोड़ दो, तो ए टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो ए साइन ए कॉस, एंगल कौन सा लेना है यहाँ पे, जो ए और बी दोनों के बीच में है, मतलब थीटा। अब जिसको फ्री किया था उसको आगे यहाँ पे प्लस में, तो ये फॉर्मूला तब लगाना है जब इफ आर मेक्स एंगल बी विथ बी वेक्टर, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स में नहीं ना पता कि किसके साथ एंगल पूछ लिया, तो उस केस में फॉर्मूला चेंज करते जाओगे। इससे बेटर है कि ये ट्रिक याद रखो, उसके साथ बोल रहा है अगर ऊपर वाले के साथ, तो ऊपर वाले को फ्री छोड़ के नीचे वाले के साथ लिख दो, नीचे वाले के साथ बोल रहा है तो नीचे वाले को फ्री छोड़ के ऊपर वाले के साथ साइन कॉस लिख दो। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे होने चाहिए। दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड एंड दिस बोथ आर फॉर द एंगल्स जो रिजल्टेंट बनाएगा। अब केसेस की बात करें हम, केस में नंबर 1 केस है, इफ ए एंड बी वेक्टर एक्स पैरेलली, मतलब ऐसी ए और ऐसी क्या लग रहे हैं, बी, दोनों पैरेलली लग रहे हैं। तो याद है स्टार्टिंग वीडियो में मैंने क्या बोला था कि अगर बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, दोनों को सिंपली कर दो ऐड, है ना। उनकी रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को सिंपली ऐड कर दो, यही बोला था। तो ये इसी फॉर्मूले से ही आएगा। देखो अगर दोनों पैरेलली लग रहे हैं तो मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, थीटा 0 हो गया। थीटा 0 है तो cos 0 कितना होता है हमारा, 1। तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में देखो मैग्नीट्यूड निकालने का, वैल्यू निकालने का, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 कितना हो गया वहां पे, 1, cos 0 इज 1। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का।
स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आर क्या आ गया, ए प्लस बी। यही तो बोला था मैंने कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनको सिंपली क्या कर दो, ऐड, उनमें कोई एंगल वगैरह सोचने की जरूरत नहीं। तो ये न्यूमेरिकल में अप्रोच यूज करेंगे हम, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा हमें पता है कि फॉर्मूले से ही ये निकला है कि भी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सीधा ऐड कर दो। और डायरेक्शन किधर रहेगी, ये दोनों अगर इस डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन इज पैरेलल टू बोथ, ए एंड बी के पैरेलल ही होगी, ठीक है, सेम डायरेक्शन होगी इनकी, जो ए और बी की डायरेक्शन है उसी में रिजल्टेंट लगेगा। और इसको बोलते हैं बच्चे मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो कभी भी क्वेश्चन में ये लिखा आया कि दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट दिया हुआ है आपको, तो मतलब वो a प्लस बी दिया हुआ है सीधा, ठीक है, तो ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है। याद रखना इस टर्म को, r इज इक्वल टू ए प्लस बी, जब आप दो वेक्टर्स को सीधा ऐड कर देते हो ना तो वो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिटली लग रहे हैं, मतलब एंटी पैरेलल लग रहे हैं, एंटी पैरेलली लग रहे हैं। सेकंड केस, इफ टू वेक्टर्स एक्स एंटी पैरेलल, मतलब एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। अब इसमें याद हो, अगर स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर एक फोर्स इधर लग रही है एक फोर्स इधर लग रही है, तो इस केस में रिजल्टेंट कैसे निकलता था, मैंने बोला था सीधे माइनस कर देना, सेम है तो प्लस कर देना बोला था, यहाँ पे माइनस कर देना, तो वो भी फॉर्मूले से ही निकलेगा। अब दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल 180, तो थीटा इस केस में हो गया हमारा 180, और कॉस 180 कितना होता है हमारा -1। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज योर -1 इन दिस केस, तो ये बन गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज योर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, तो r कितना आ गया आपका a माइनस बी। तो यही बोला था मैंने कि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सीधा माइनस कर दो। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाने की ये जरूरत नहीं है, अगर न्यूमेरिकल में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपली क्या कर दो, उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। और इसको बोलते हैं हम, ये जो रिजल्टेंट आया है दो वेक्टर्स का, इसको बोलते हैं हम लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। वो था हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, सिंपली ऐड कर दो, और ये था हमारा लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो यहां से ये निकलेंगे। और डायरेक्शन की बात करें इसकी, तो डायरेक्शन जो होगी रिजल्टेंट की इज अलोंग बिगर वेक्टर, जो ए और बी में से बड़ा वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में ही हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा इस केस। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, अब दोनों वेक्टर इक्वल है, ये ए वेक्टर है, ये किसी एंगल पे बी वेक्टर लग रहा है थीटा एंगल पे, दोनों इक्वल है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, इक्वल नहीं बोलेंगे, इफ ए एंड बी वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अगर मैंने इक्वल बोल दिया फिर तो डायरेक्शन भी सेम होनी थी, हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स इक्वल का मतलब उनकी डायरेक्शन भी सेम, यहाँ पे तो डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो दोनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये ध्यान रखना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेट इट बी x, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉज ऑफ थीटा ना, ए बी की जगह x वैल्यू, तो ये बन गया हमारा 2x स्क्वायर, और ये 2x इंटू एक्स इज अगेन 2x स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अब देखो इसमें से मैं 2x स्क्वायर कॉमन निकाल दूं, अंदर बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। फिर मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, याद रखना, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा हो तो उसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब अगर यहाँ पे एंगल 90 हुआ तो एंगल यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 एंगल में है, मतलब अगर एंगल 90 है तो उधर 45 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे
इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये 2 और 2 में से सिंगल 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या बच गया, रूट के बाहर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 था तो अकेला क्या आ गया, कॉस। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा उस केस में रिजल्टेंट निकाल, अगर दोनों वेक्टर्स क्या है, इक्वल है। और इसमें डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन जो रिजल्टेंट होगा, यहां पे रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है, ये एंगल कितना हो गया हमारा, बीटा। तो रिजल्टेंट ने ए के साथ एंगल बनाया, तो अभी बताया था कि tan बीटा इज इक्वल टू ए के साथ एंगल बनाया, ए को फ्री छोड़ दो, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। कितना इजी हो गया ना फॉर्मूला लगाना। अब ए और बी सेम है, यहां पे वैल्यू फिल कर देते हैं, एक्स साइन थीटा ओवर एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा ओवर एक्स कॉमन, 1 प्लस कॉस थीटा, एक्स के साथ एक्स कैंसिल, तो हमारा जो tan बीटा बचा यहां पे लिख देता हूं मैं, जो हमारा tan बीटा आ रहा है अब किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस, ये आ गया। फिर देखो अब थोड़ी मैथमेटिकल आइडेंटिटीज हैं, हमने पढ़ा छोटी क्लासेस में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे एंगल थीटा थीटा है, और अगर मैं यहाँ पे थीटा कर दूं एंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे उसका हाफ आता है, तो अगर यहाँ पे पहले थीटा हो तो यहाँ पे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 आएगा। तो ऊपर मैं लिख दूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 के साथ स्क्वायर पावर थी ना, तो एक कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा बाई 2। इसका मतलब tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, विच इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो मतलब जो बीटा है वो इस थीटा के हाफ है। तो इससे क्या पता चला कि जब दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, है ना। हाफ हाफ में गया ना, इधर थीटा बाई 2 तो इधर भी कितना है, थीटा बाई 2। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम आएगी। ये याद रखना कि जब भी दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, वो एंगल को बाइसेक्ट करके जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा पैरेललोग्राम लॉ खत्म होता है।